हेलो एंड वेलकम टू नियोगी आईएएस। टेस्ट 3 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट टेस्ट है। आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आप वेट कर रहे होंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या थी। इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए हमने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल किया। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं फर्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 और देखेंगे कि कौन कौन से राइट आंसर होने चाहिए थे और कहाँ पे आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है। तो आप साथ साथ में ही इस एक्सप्लेनेशन के छोटे छोटे माइंड मैप नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में ईजी हो। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है उसमें हम ब्रिटिश एम्पायर को ही ज़्यादा पढ़ते हैं और उनकी पॉलिसीज़, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उनका रोल क्या था, उनकी एजुकेशन। सो कहते हैं कि विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। एक स्टेटमेंट पूछी है कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे इंडिया का इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट है बैटल ऑफ प्लासी। अगर आपको याद होगा तो ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई और इस लड़ाई में अगर आपको याद होगा तो मेजरली बैटल ऑफ प्लासी का रोल जो रहा एक बार आप मोटा मोटा समझ जाएंगे ताकि आने वाले क्वेश्चन आपके लिए इजी हो। इस बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत होती है आपकी 1757 में, बट ये कहना कि यह लड़ाई 1757 में लड़ी गई तो थोड़ा सा गलत होगा। तो हम ये मानते हैं कि इसके कुछ फंडामेंटल रीजंस थे और कुछ इमीडिएट रीज़न थे, यानी हर एक के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था दस्तक पास, यानी ब्रिटिश एम्पायर बंगाल के अंदर और पूरे बंगाल को जो कंट्रोल करना चाहते थे उसमें उनका ये मेन मकसद था कि हमारे ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो टैक्स फ्री होना चाहिए। इसके चलते हुए उन्होंने 1757 से पहले कुछ ऐसे दस्तक ले लिए थे, मतलब आप ये कह सकते हैं ऑर्डर ले लिए थे कि हम बंगाल में फ्री सब कुछ कर सकते हैं। कहानी थोड़ी सी फिर लंबी चली और अचानक से सिराजुद्दौला का टाइम आया जिसने उन दस्तक पास को लेने से मना कर दिया और ये कहा कि अगर आप बंगाल में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ब्रिटिश एम्पायर आप फोर्टिफिकेशन करना चाहती थी और इस फोर्टिफिकेशन का मतलब ही होता है कि वो अपने किले बनाना चाहती थी, जबकि ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से ये था कि ये किले वो सिराजुद्दौला के लिए नहीं बना रहे, उनका फ्रांस के साथ कुछ दिक्कत थी। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि मुगलों का और ब्रिटिश एम्पायर के अब जो रिलेशंस थे वो वैसे नहीं थे और इसी तरीके से बैटल ऑफ प्लासी का जन्म हो जाता है। लेकिन हमारे लिए सवाल ये था कि जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया उस बैटल ऑफ प्लासी से क्या ब्रिटिश यहाँ पे पॉलिटिकली पावर बन पाया। तो अगर मैं कह दूं कि यहाँ वर्ड जो लिखा है वो इंडिया का वर्ड लिखा है, तो हम सब जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए नहीं थी, ये सिर्फ बंगाल के एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर हुआ और पूरा इंडिया एज अ होल नहीं था। और दूसरा में ये पता चलता है कि ये लड़ाई कमर्शियल थी और रीजनल विक्ट्री हुई। लेकिन ये कहना कि पूरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी आ गई थी ब्रिटिश की तो गलत होगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इस पर्सपेक्टिव में सही नहीं है। फिर कहते हैं कि बैटल ऑफ बॉक्सर, आप सब जानते होंगे कि बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ा गया। मोहम्मद बिन कासिम भी सिराजुद्दौला का ही एक पार्ट मान लीजिए, लेकिन वो ये चाहता था कि कुछ और लोग मिलके हम लोग लड़ लें। लेकिन बैटल ऑफ बॉक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को और पावर मिल गया। इसी के साथ इस बैटल ऑफ बॉक्सर में ही एक ट्रीटी भी साइन हुई जिसको हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, जो 1765 में ब्रिटिश एम्पायर में और मुगलों के द्वारा हुई। इससे कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट समझ लीजिएगा, मतलब रेवेन्यू कलेक्शंस के राइट मिल गए कि आप वो पैसा ले सकते हैं और काफ़ी सारे गाँव दे दिए गए उनको।
जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी आ गया। और ये हम मानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इकोनॉमिक कंट्रोल जब ज़्यादा हो जाएगा तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन होना तो लाजमी सी बात थी। तो इसका मतलब है तो बैटल ऑफ बॉक्सर जो हुआ उसमें दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। वहीं स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है कि जब मैसूर के ऊपर लड़ाई हुई, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने बाद में मैसूर के ऊपर अटैक किया। अब मैसूर के ऊपर अटैक करने का रीज़न भी क्या था कि मैसूर ट्रेड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे और ब्रिटिश एम्पायर मद्रास से मैसूर को भी कंट्रोल करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया। अब मैसूर में अगर आपको याद होगा तो टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा नाम था और हैदर अली उससे पहले। लेकिन हैदर अली के एंड होने के बाद ये सारी जिम्मेवारी टीपू सुल्तान पे आ गई और 1792 के अंदर ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम हो गई, जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड होता है। और टीपू सुल्तान के पास जो टेरिटरी थी वो बहुत कम हो गई, क्योंकि इस टेरिटरी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ हिस्सा जो है वो मराठास को दिया गया, कुछ हिस्सा जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ले गया, कुछ ब्रिटिश एम्पायर को, और नीचे हमारा ट्रेवनकोर का एक राजा हुआ करता था, उसके भी कुछ रिलेशन टीपू के साथ सही नहीं थे। तो इस तरीके से मैसूर के रीजन को बहुत कन्फाइन कर दिया गया। सो द ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम एंडेड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। द ओनली स्टेटमेंट ट्रू इज हियर द स्टेटमेंट नंबर 2 and 3। अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है अगर आपने पहले ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लिया होगा। अब इसमें है कि रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, क्लास 8 की एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर जो आए थे इनिशियली स्टेज, उनका मेन मकसद क्या था। तो बेटा उनका मेन मकसद इंडिया के अंदर आने का ये था कि दे केम हियर एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, बट लेटर उनको लगा कि नहीं, इंडिया से तो बहुत फ़ायदा होगा, तो क्यों ना यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ को सेटअप कर दिया जाए। और इस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर ने ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ को लगाना शुरू कर दिया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एक थ्योरी हमें मिलती है, अगर एक ही बार याद रख लीजिएगा ताकि आपको याद हो। देखिए एक थ्योरी दी गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ही है कि कैसे अंग्रेजी सरकार भारत से जो है वो पैसा लूट के ले जा रही है। अब आप कहेंगे कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। आप सोच लीजिए ना कि जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आए तो हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। इनिशियली स्टेज में हमें ये लगा कि ब्रिटिश हमारे फ़ायदे के लिए है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया तो हमें पता चला कि नहीं, ये हमारे नुकसान के लिए। और इसका क्रेडिट जाता है दादा भाई नौरोजी को। ये इंडिया के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे। इन्होंने अपनी एक बुक द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक थ्योरी दी और इसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादा भाई नौरोजी इसमें कुछ चार्जेस लगाते हैं, यानी ब्रिटिश एम्पायर पे कुछ चार्ज लगते हैं कि जैसे होम चार्जेस, पेमेंट फॉर द सैलरीज, भारत के अंदर से ही पेंशन, और जो मिलिट्री के ऊपर तुम लोग खर्चा कर रहे हो उसका सारे का सारा पैसा भारत से ही लिया जा रहा है। यदि अगर तुम भारत की उन्नति और भारत की तरक्की के लिए आए हो तो ये पैसा हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए था। और इस तरीके से भारत के लोग अवेयर हुए। कहा जाता है कि बाद में ब्रिटिश एम्पायर को जब ये पता चला तो उन्होंने कोशिश की कि ऐसी चीज़ें जो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है ये सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो हम ये मान सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो रेवोल्यूशन पैदा किया वो दादा भाई नौरोजी ने किया। इसके बाद आरसी दत्त ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उसके साथ ही बहुत सारे बाकी, जब आरसी दत्त ने ये इसी चीज़ को कैरी ऑन किया तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए और भारत के लोगों को ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। अब कहते हैं कि एक और चीज़ जो इंडिया को मिली वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। जो भारत के अंदर रेलवे लाया गया उसका इंडियन को ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए इसलिए रेलवे लाया, तो बिल्कुल गलत होगा। आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया उसका मेन मकसद ये था कि जितना भी रॉ मटेरियल है वो किसी तरीके से अंग्रेज़ी सरकार तक पहुंच जाए। और दूसरी बात, इसी रेलवे के थ्रू इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट जो थी वो बिल्कुल ब्रिटिश फिनिश गुड से भर दी गई ताकि इंडिया का अपना जो लोकल मटेरियल्स है, लोकल मार्केट है, वो खराब हो जाए। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जब किया गया,
इसमें भी एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय लोगों को देखने को मिला। इनिशियल स्टेज में तो फायदा हुआ, लेकिन इसने ग्रेट डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी। पहले भारतीय लोग फूड क्रॉप्स उगाते थे, अब उनको कैश क्रॉप उगाना पड़ता था, यानी कॉटन, इंडिगो, ओपियम, और प्राइस भी फ्लक्चुएशन पे आ गई। इससे चलते चलते पीजेंट्स के हालात बहुत खराब हो गए। इससे जो बेनिफिट मिलने वाला था उससे ज़्यादा नुकसान ही हो गया। और कहा यह जाता है कि इससे पहले भारत के लोग क्योंकि रूरलाइजेशन में रहते थे, रूरल थे, बार्टर सिस्टम से ही अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर लेते थे, लेकिन कैश क्रॉप से वो भी सारा कुछ खत्म हो गया। तो हम ये मानते हैं कि ब्रिटिश की कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से भारत के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़, फैमाइन जो ग्रेट आए, वो भी एक रीज़न यही था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। अगर आप देखेंगे तो वो एक ही है, यानी कि द फर्स्ट वन, क्योंकि इंडिया को कोई फायदा रेलवे से भी नहीं हुआ और कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से भी नहीं हुआ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। आप सब जानते होंगे कि इंडिया के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19वीं सेंचुरी में हुई। जैसे आपको याद होगा कि भक्ति मूवमेंट का एक पार्ट था, वैसे ही मैं थोड़ा सा इसको डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। अब इसमें अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के फादर बने, जिन्होंने ये रेवोल्यूशन लाया, वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय क्योंकि चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट टुगेदर हो जाए, यानी कि वो चाहते थे कि भारत के लोग वेस्ट को भी पढ़े, और वो ये चाहते थे कि जो इंडियन लोगों के अंदर धर्म को लेके गलत संदेश और गलत चीजें आ चुकी हैं उसको निकालना होगा। यानी उन्होंने समाज के तरीके से भी और धर्म के तरीके से भी बदलाव की बात की। और इसी तरीके राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज 1828 के अंदर इसके अंदर प्रमोट करना शुरू कर दिया मोनोथिज्म, और रिजेक्ट किया आइडल वर्शिप को, ताकि लोगों को यह पता चले कि असली जो मेजर फैक्टर है कि भगवान को कैसे पाया जाता है। और फिर इन्होंने सती सिस्टम के ऊपर भी बात की, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी बात की। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की घोषणा की। आर्य समाज 1875 में बनाया गया। इसका मेन मकसद मुद्दा था बैक टू द वेदास, आओ वेदों को पढ़िए, और चैलेंज किया चाइल्ड मैरिज को और एडवोकेटेड द विडो रीमैरिज। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी समाज को बदलाने के बारे में बहुत बड़ी बात की। फिर आता है हमारे पास थियोसॉफिकल सोसाइटी। आप सब जानते होंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो नींव रखी थी वो मैडम बेल्स्काई ने रखी थी, और फिर बाद में एनी बेसेंट को भी वो पसंद आता है, उसको चलाते हैं। इनका मेन मकसद था कि ये इंडिया की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और ये चाहते थे जो ईस्टर्न नॉलेज है उसको किसी तरीके से हम वेस्ट के साथ जोड़ सकते हैं। और यही चीज़ हुई कि वो मजबूर हुए और उन्होंने इंडिया में आके एक बहुत बड़ी मूवमेंट्स चलाई। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स में से अगर हम देखें तो ओनली स्टेटमेंट्स आर ट्रू regarding the question number 3 is the first is the correct and the second is also correct. Though the right answer of this question will be 1 and 2, because in the third it's saying that कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने क्रिश्चियनिटी को फैलाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। Now moving toward the question number 4, अब ये ट्राइबल एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सब जानते होंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले भी इंडिया के अंदर छोटे मोटे रिवोल्ट होते रहे और इन रिवोल्ट्स में हम लोगों को ट्राइबल और पीजेंट रिवोल्ट देखने को मिले। ये 19वीं सेंचुरी के रिवोल्ट हैं जब ब्रिटिश एम्पायर ने आम इंसान के साथ साथ ट्राइबल लोगों को भी सताना शुरू कर दिया। ट्राइबल लोग क्योंकि बेसिकली उस समय जंगलों में रहा करते थे, एक सर्टेन एरियाज उनका हुआ करता था, तो ब्रिटिश एम्पायर ने मनी लैंडर्स और जमींदारों के साथ मिलकर उनकी जमीनों को हथियाना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हुआ करते थे और उनको डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। ये जितने भी ट्राइबल्स लोग होते थे ये उस समय शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, तो ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हो जाए ताकि ये प्रॉपर्ली टैक्स पे कर पाएं। और इसी तरीके का एक ट्राइब हमें मिलता है संथाल। संथाल बेसिकली कहा जाता है कि 1857 से पहले अगर कोई सबसे बड़ी रिवोल्ट हुआ वो संथाल रेबिलियन था। तो इसमें संथाल रेबिलियन जो 1856 के अंदर होता है ये डायरेक्टली मनी लैंडर, जमींदार और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ था। सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि मुंडा अपराइजिंग, ये बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाता है। ये भी एक ट्राइबल मूवमेंट थी जो 1899 से 1900 तक चली। बिरसा मुंडा जो कि बेसिकली एक महात्मा माने जाते हैं और माना यह जाता है कि बिरसा मुंडा ने अपने जितने भी कबीले के लोग थे, ट्राइब के लोग थे, उनको ये कहा
कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको जो छोड़नी पड़ेगी वो है सुपरस्टिशियस जो आप बन चुके हैं। एजुकेशन की बात की और उनको ये कहा कि हमें अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच विचारधारा सब चेंज करनी पड़ेगी और तब जाके एक लैंड बनाई गई कि जो जमीन थी वो हम किसी को नहीं देंगे और एस्टेब्लिश किया गया मुंडा राज। बट अनफॉर्चुनेटली फिर उनकी डेथ हो गई और ये डेथ जो है वो ड्यू टू बिकॉज ऑफ सर्टन डिजीज हो गई थी, लेकिन मुंडा राज को वो ताकत देख के चले गए थे जो उनको चाहिए थी। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है कि द मोपाला रेबेलियन जो मालाबार रीजन के अंदर हुआ वो एक रिलीजियस मूवमेंट थी। जरा क्लियर कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर रेबेलियन जो है ये बेसिकली पहले इनिशियली स्टेज के अंदर तो धार्मिक नहीं था, ये भी उस समय मनी लैंडर्स, उस समय बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ था और ब्रिटिश भी इन्वॉल्व थी, लेकिन बाद में इसी पर्टिकुलर रेबेलियन को एक रिलीजियस मूवमेंट बना दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं द स्टेटमेंट फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, द सेकेंड इज ऑल्सो, बट द थर्ड वन इज इनकरेक्ट। द राइट आंसर विल बी 1 and 2। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। अब इजी लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 और होपफुली आपने पढ़ा भी होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ कारण थे, कुछ इमीडिएट कारण थे, कुछ फंडामेंटल रीजंस थे। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया के अंदर करने का रीजन पीछे के कुछ किए गए 100 साल के अत्याचारों के बारे में बात की गई। फंडामेंटल रीजंस वो रीजंस होते हैं जो काफी 100 सालों से चले आ रहे हैं, वो एक रीजन है। फिर उसमें आप ले सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, सब्सिडरी अलायंस था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर था। तो लोग तंग थे, बस एक ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो और ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट कर दे। और एक बनता है हमारे पास इमीडिएट रीजन और वो इमीडिएट रीजन था ग्रीस कार्ट्रिज इंसिडेंट। यानी भारत के सोल्जर्स को एक ऐसी गन दी गई जिसमें ये कहा गया कि कुछ पर्टिकुलर गन्स के अंदर काउ फैट और पिग फैट यूज किया जाता है, यानी गन को चलाने के लिए ग्रीस कार्ट्रिज का यूज किया जाता है। वो हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ है, यानी उनके धार्मिक चीजों को ठेस पहुंची है। इसके चलते हुए मंगल पांडे ने इस गन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और फिर उन्होंने अपने ही एक आर्मी मेंबर ऑफिसर को गोली मार दी, जिसके चलते हुए मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। लेकिन सवाल अभी ये था कि जो बाकी के लोग थे वो इस इंसिडेंट के बाद डिक्लेयर हो चुका था कि वो आप अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे और इसी तरीके से उन्होंने मेरठ से दिल्ली का सफर तय किया। अब सवाल यह था कि मेरठ से निकल के जब वो दिल्ली पहुंचे तो अब सवाल था कि लीडर कौन होगा और उस समय उन्होंने बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम किया एज द शाह हिंदुस्तान और बहादुर शाह जफर को यह कहा गया कि वो इस रिवोल्ट को लीड करें। चूंकि बहादुर शाह जफर इतने स्ट्रांग नहीं थे, उन्होंने लेटर्स लिखी और किसी तरीके से ये क्लियर कर दिया कि मैं आपका साथ दूंगा, भले ही वो फिर भगत खान के साथ हो या बाकी लोग। और आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि काफी सारे लोग इस रिवोल्ट में जुड़ते गए। सवाल नंबर फर्स्ट, द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिज, व्हिच इज वेरी ट्रू। बहादुर शाह सेकंड एक्सेप्टेड द लीडरशिप, मैंने अभी कहा, एंड द रिवोल्ट वाज कन्फाइंड ओनली टू द नॉर्थ and some central India with no major uprising in the south. This statement is also correct, क्योंकि ये रिवोल्ट अगर आप देखेंगे तो ये बंगाल, बिहार, दिल्ली, कानपुर, झांसी, मद्रास, बॉम्बे और पंजाब, अब इसमें 3 जो रीजन है मद्रास, बॉम्बे और पंजाब, वो रिमेन मोस्टली लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो अब ये नहीं कह सकते कि सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसीलिए इसमें हम लोगों को ये कंफ्यूजन भी रहता है कि क्या इस वॉर को हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था या जो भी था, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है क्योंकि काफी सारे लोग अभी इसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि नेशनलिज्म की भावनाएं पूरी तरीके से लोगों की नहीं जागी थी। तो द राइट आंसर इज डी, ऑल 3। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6 विद रेफरेंस टू द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बार यूपीएससी जो है वो एक्ट से क्वेश्चन पूछता है। सो मैं ये चाहता हूं कि आप जितने भी एक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। एटलीस्ट हर साल आपको एक एक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट फर्स्ट वाज वॉन हेस्टिंग 1773। ये एक्ट जो है ये बेसिकली इसलिए भी लाया गया था
क्योंकि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बहुत ज्यादा करप्शन कर रहा था। दूसरा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया, जिसने भारत के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट को जन्म दिया। ये भी सही है, यानी इस तरीके से क्रिएट किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के होंगे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन का होगा, ताकि दोनों मिलकर काम करें। स्टेटमेंट नंबर 3 इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द कंपनी ट्रेड, मोनोपोली को खत्म किया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड विद चाइना। Incorrect. The Charter Act of 1833 ended all the trade monopolies including China trade. The company became purely administrative, not commercial. Though the right answer of this question 1 and 2 only. Now, moving toward the question number 7. With reference to the early economic nationalist, अभी ये क्वेश्चन आपने किया, अब मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप दे पाएंगे। दादाभाई नौरोजी ने उस समय ड्रेन ऑफ वेल्थ में इंडियन पॉवर्टी का रीजन ही यही माना कि भारत जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा नीचे हो चुका है क्योंकि अंग्रेजी लोग जो हैं वो भारत से माल लूट के ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के अंदर ये लिखा है, ब्लेम किया एक्सप्लॉयटेशन को। दूसरा, आरसी दत्त जो है उन्होंने ब्रिटिश को रिस्पॉन्सिबल माना कि फ्री ट्रेड पॉलिसी से उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट, इंडिया के विलेज को डिस्ट्रॉय किया। ट्रू, मैंने 2। और तीसरे हमारे इकोनॉमिक्स जो बनते हैं वो एमजी रनाडे हैं। उन्होंने कहा था कि आर्ग्यूड द स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन जो एंटिसिपेटिंग बिकेम अ लेटर पार्ट ऑफ द स्वदेशी। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, ऑल द 3 मींस द राइट आंसर इज डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप सब जानते होंगे ये लास्ट एक्ट था इंडिया में 1935 का, जो तैयार किया गया था साइमन कमीशन की व्हाइट रिपोर्ट से। तो क्या क्या मिला 1935 में? तो सबसे पहली चीज 1935 लाता है प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ऑफ कोर्स ट्रू। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई, आपको पॉलिटी में भी देखने को मिलेगा। डायाकी सेंटर में होगी और इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोर फॉर वुमेन नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था फॉर मुस्लिम्स, सिख और डिप्रेस्ड क्लासेस, नॉट फॉर विमेन। तो द ओनली wrong statement is statement number 4. The right answer is 1, 2 and 3. Now moving toward the question number 9. With reference to the स्वदेशी मूवमेंट, आप सब जानते होंगे कि एक मूवमेंट चली थी और इस मूवमेंट का रीजन कहीं ना कहीं मॉडरेट की फेलियर और एक स्वदेशी मूवमेंट हुई क्योंकि बंगाल का पार्टीशन किया गया। आप सब जानते होंगे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया, जिसमें उसने ये कहा कि बंगाल को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एरिया बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये 2 हिस्सों में बढ़ जाए। लेकिन असली कारण जो था क्योंकि वो धर्म के तौर पे बढ़ना चाहता था, जिसके चलते हुए एक जन्म हुआ एक मूवमेंट का जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। इसी स्वदेशी मूवमेंट का आगे एक पार्ट बना बाइकॉट मूवमेंट, और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कहते हैं द मूवमेंट इमर्ज एज ए रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905। ट्रू। आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस वाज वन ऑफ इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल। ट्रू, क्योंकि अगर आप देखेंगे आत्मशक्ति वाज ए सेंट्रल, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भारत की अपनी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं, और यही वजह है कि एक्सट्रीमिस्ट ने उस समय नेशनल एजुकेशन के बारे में बात की, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, सफराज के बारे में बात की। स्टेटमेंट 3 बोलता है कि द मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म तो बहुत पहले हो गया था, ये हुआ था 1885 में, और स्वदेशी मूवमेंट तो बहुत लेट आई। 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर जो ये सारा कुछ हुआ, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है WC बनर्जी बने थे। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इस पॉइंट को जरा एक ही बार समझ लीजिए कि जब हम 1885 का पीरियड पढ़ते हैं तो हमारा 1885 का पीरियड 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे 1885 यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब जन्म हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 हिस्सों में लिया जाता है। पहला पीरियड लिया जाता है 1885 से लेके 1905, और फिर लिया जाता है फ्रॉम 1905 टू 1915, और फिर लेते हैं हम लोग 1915 टू 1947। अब ये जो 2 पीरियड हैं, क्योंकि अगले 2 पीरियड्स हमारे बाद में आए क्योंकि जब गांधी जी आए।
अब 1885 के अंदर और 1905 के अंदर हमें कुछ दो तरीके के लोग इमर्ज होते हुए देखने को मिले। एक हमारे बनते हैं मॉडरेट्स जो पहले आए, और एक बनते हैं हमारे एक्सट्रीमिस्ट। अब एक्सट्रीमिस्ट में हमारे तीन नाम हैं, लाल, बाल और पाल। फिर अरबिंदो घोष भी इसके साथ जुड़े। और मॉडरेट्स में आपको W.C. बैनर्जी, बहुत बड़ा नाम। उसके बाद आपके गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उसके बाद आपके दादा भाई नौरोजी, ये लोग जुड़े। अब इन लोगों को, मॉडरेट्स को ये लगता है कि अगर हमें, क्योंकि इनिशियली स्टेज था और उस समय इंडिया के अंदर जो वाइसराय था लॉर्ड डिफरेंट था, तो उनको ये लगता है कि अगर हमें भारत के अंदर कोई बदलाव लाना है तो हमें बहुत मोहब्बत से ब्रिटिशर्स के साथ पेश आना चाहिए, उनसे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, पिटिशन से, रेफरेंडम से ये बातें नहीं होंगी, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मॉडरेट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन वाइल द एक्सट्रीम एम्फसाइज द मास मोबिलाइजेशन। ट्रू, क्योंकि वो ये कहते थे कि अगर मोहब्बत से बात करते रहे तो ब्रिटिश हमें कभी भी कुछ देने वाले नहीं। मॉडरेट साउथ द ब्रिटिश जस्टिस एक्सट्रीमेट डिमांड स्वराज। देखिए, मॉडरेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में बात करते थे, और वो वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट कॉल फॉर द स्वदेशी स्वराज फॉर सेल्फ रूल। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। मॉडरेट बाइकआउट द फॉरेन गुड्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एक्सेप्टेड ओनली इन द लॉस। नो, इट्स अ रॉन्ग, बिकॉज ये रिवर्स हो जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा था बाइकआउट करेंगे, वहीं पे मॉडरेट ये कहते थे कि ज्यादा तेज तरास होने की जरूरत नहीं है, खतरा है, डर है। तो द राइट आंसर इज ओनली 1 and 2. Now moving toward the question number 11, with reference to the Indian Councils Act बना, ये जो मॉडरेट्स की वजह से ही इंडिया को मिला, और with reference to Indian Council Act of 1909। अच्छा, ये याद रखिएगा, 1909 को हम मॉरली मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं। बेटर इज टू कॉल द मॉरली मिंटो रिफॉर्म एक्ट, वो इजी याद रहता है। ये एक्ट ऐसा था जिसने भारत के अंदर सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम दिया गया। इस एक्ट की वजह से ही सारी फर्स्ट लीगल, आप ये कह सकते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और बाद में यही वजह है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 1947 का रीजन भी बना। दूसरा, इट अलाउ द डिस्कशन ऑफ द बजट बाय इंडियन मेंबर बाय मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ट्रू, बट लिमिटेड पावर थे, इतने ज्यादा पावर, रियल पावर नहीं थी। इट एबॉलिश्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनकरेक्ट, द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द इंपीरियल काउंसिल रिमेन, ओनली प्रोविजनल काउंसिल हैड a more Indian participation. The right answer is only 1 and 2. Now moving toward the question number 12, consider the following statement about the Government of India Act 1919, जिसको हम क्लेम्सफोर्ड-मोंटेगो रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं। ये जस्ट हमें वर्ल्ड वॉर के बाद ही देखने को मिला। इससे पहले जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हो चुका है, रोलेक्ट एक्ट भी आ चुका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कहता है कि इट इंट्रोड्यूसेस द डायरार्की इन द प्रोविजंस। डायरार्की का मतलब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इनटू ए रिजर्व एंड ट्रांसफर, दो हिस्सों में बांट दिया गया था, और ये प्रोविजनल लेवल पे कर दिया गया था। सही है। इट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाइकैमरलिज्म। इट क्रिएटेड ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगी। इट ग्रांटेड द डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। गलत है, डोमिनियन स्टेटस वाज ओनली प्रॉमिस इन 1929, अगर आपको याद होगा, नेहरू रिपोर्ट के अंदर, and partially addressed in the later in 1935. So statement number 3 is incorrect. The only statement is true, 1 and 2. Now moving toward the question number 13, with reference to the non-cooperation which started in 1920, non-cooperation movement का मकसद क्या था कि अगर आप मेरा साथ दोगे तो स्वराज 1 साल में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत का रीजन था खिलाफत मूवमेंट, पंजाब रॉन्ग, और वह याद रखिएगा रोलेक्ट एक्ट वगैरह। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एम अटेनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि इसमें कहीं पे भी इंडिपेंडेंस के बारे में बात नहीं। इंडिपेंडेंस की बात आप तो 1929 में लाहौर सेशन से स्टार्ट होती है। इट वॉज लॉन्च ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द खिलाफत इनजस्टिस। सही है। एक और पॉइंट भी अगर जुड़ जाएगा आपके रोलेक्ट एक्ट वगैरह भी, क्योंकि उसी से सारा कुछ हुआ। द मूवमेंट एंडेड एप्रिटी आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट, तो बिल्कुल सही है। अगर आपको याद होगा इंसिडेंट 1922 में, और फिर बाद में गांधी जी ने बरदोली रेजोल्यूशन पास करके
इसको बंद कर दिया गया था और गांधी ने सस्पेंड की मूवमेंट और फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर उनको जेल कर दी गई, बट लेटर वो 4 साल के अंदर ही छूट गए। और यही वजह है कि गांधी जी ने इसमें कहा था कि ये एक हिमालयन ब्लेंडर हो चुका है, यानी हम सही रास्ते पे जा रहे थे और बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज भी थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये स्टार्ट होती है हमारी 1930, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो 1929 में हुआ। इस रेजोल्यूशन पास करने के जो प्रेसिडेंट थे वो पीटी जवाहरलाल नेहरू थे और ये डिसाइड किया गया था कि हम साल्ट मार्च चलाएंगे। और ये साल्ट मार्च की शुरुआत होती है मार्च के अंदर, जब लॉर्ड इरविन जो है गांधी की डिमांड्स को नहीं मानता और फाइनली 12 मार्च 1930 के अंदर इस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। डांडी मार्च टू ब्रेक दिस सॉल्ट लॉ। आप सब जानते हैं सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था, तो सही है, और साल्ट को सिंबलाइज किया गया। गांधी इरविन पैक्ट लेड टू द कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 है। ऑल्दो कि 1920 के लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाद में गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 के अंदर, आपको याद होगा ये वादा किया गया था कि आप पार्टिसिपेट करें तो हम प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। उससे पहले एक कराची सेशन भी हो गया था। स्टेटमेंट थर्ड कहता है द मूवमेंट वाज विथड्रॉ इमीडिएटली आफ्टर द फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनकरेक्ट, गांधी resumed this movement after returning from London and it is finally withdrawn in 1934, not immediately, उसी समय तो नहीं किया गया। So the right answer of this question of 14 will be 1 and 2. Now moving towards the question number 15, with reference to the Quit India movement, consider the following statement। अब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई, क्योंकि जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम अब आपके वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश एम्पायर हमें ऑफर पे ऑफर दिए जा रहा था कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो हमने काफ़ी सारे उनके ऑफर्स को, जैसे क्रिप्स मिशन का फेल होना, हमने नहीं माना। उससे पहले अगस्त ऑफर आया। इट वॉज लॉन्च आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स का नाम मतलब क्योंकि उसके जो हेड थे वो क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसलिए क्रिप्स मिशन रखा गया, क्योंकि उसने हमारे लिए इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं की। फेल टू सेटिस्फाई नेशनल डिमांड्स लीडिंग टू द क्विट इंडिया मूवमेंट वेयर गांधी कॉल्ड डू और डाई। दिस मूवमेंट वाज कंप्लीटली नॉन वायलेंट एंड डिसिप्लिन। देखिए गलत होगा कहना, ऑल्दो गांधी कॉल्ड फॉर नॉन वायलेंस, बट अपराइजिंग अब स्टार्ट हो चुकी थी, वायलेंट स्पेशली बिहार और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। द स्लोगन वाज आल्सो यूज्ड, डू और डाई वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, तो द राइट आंसर इज 1 and 3. Now moving toward the question number 16, which of the following statement correctly describe the economic effects of the British colonial policy? अगर आपको याद होगा, इंडियन इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट को बहुत नुकसान पहुंचा, मार्केट लॉस कर गई। चीप मशीन मेड, यानी ब्रिटिश लोगों ने अननेसेसरली सस्ता माल और लोगों के हाथ हैंडीक्राफ्ट सब कुछ छीन लिया। द रेलवे एंड टेलीग्राफ वाज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट इंटरनल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने अपने फायदे के लिए, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए था। हैवी लैंड रेवेन्यू असेसमेंट लेड टू फ्रीक्वेंट एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस एंड फैमाइन्स। बिल्कुल सही है। सो द राइट आंसर इज 1 and 3 मींस बी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू द एंग्लो मैसूर वॉर। मैंने अभी बताया था एंग्लो मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर। The Treaty of Seringamapattam 1792 ended the Second Anglo-Mysore War. एक क्वेश्चन हमने इसके ऊपर किया, which also concluded the Second Anglo-Mysore War, where टीपू सुल्तान को काफ़ी सारी टेरिटरी जो है वो देनी पड़ी। The Fourth Anglo-Mysore War resulted in the death of the टीपू सुल्तान, करेक्ट है, डिफेंडिंग द सेरिंगमपट्टनम अगेंस्ट द लॉर्ड वेलेस्ली, उनकी डेथ हो गई थी। The First Anglo-Mysore War was fought during the governorship of Warren Hastings. The first Anglo-Mysore War जो 1767 to 69 occurred under the governor was during that time was Lord Versti, V-E-R-E-L-S, not Warren Hastings, और फिर ये खत्म हो गया। तो the right answer of this question is only 1 and 2. Okay. Now moving toward the question number 18, that consider the following events and arrange them in chronicle order. एक chronology के अंदर चलना है। सबसे पहले होता है ट्रीटी ऑफ सालाबाई इन 1782, याद रखिएगा। बैटल ऑफ जो दूसरे नंबर पे है वो है ट्रीटी ऑफ बेसिन होती है, ये होती है 1802 में। फिर होता है बैटल ऑफ एशिया विच हेल्ड इन 1803, मेजर बैटल था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। फिर आता है 4th नंबर पे बाजीराव सेकंड सबमिशन
1818. तो द राइट आंसर ऑफ दिस जो बनेगा दैट इज 1, द फर्स्ट, द ट्रीटी ऑफ सालाबाई, देन द ट्रीटी ऑफ बेसिन, दिस विल बी अ सेकेंड वन, मीन्स 1, 3, फिर होगा बैटल ऑफ रियास यानी कि 2, और लास्ट पे 4. द राइट आंसर विल बी ए सी, 1, 3, 2, 4. रिमेंबर 1, 3, 2 and 4. So means first 1782, the second 1802 means Treaty of Bessin, then the Battle of Assia in 1803, and Baji Rao second submission was held in 1818. So 1, 3, 2, 4 is the right answer. Okay, moving towards the question number 19, the policy of the subsidiary alliance. एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश अपने पावर को बढ़ाने के लिए, एनेक्स करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी लेके आया कि लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया, और इसमें लालच दी जाती थी 1798 के अंदर, और प्रिंसेस स्टेट को ये कहा गया कि आप अपने ट्रूप्स नहीं रख सकते, हम आपको देंगे, बदले में एक हमारा रेजिडेंट यहाँ रहेगा, और उसके बदले में आपको कुछ पैसा वगैरह, अगर आपने नहीं दिया तो आपकी टेरिटरी हमारी। यानी आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियली वो अपना कंट्रोल में करना चाहते थे। सो रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंडिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑफ कोर्स ये एक पॉलिसी थी, लेकिन ये कहना एलिमिनेट द मराठा पावर कंप्लीटली, इसका कोई लेना देना नहीं है। दे ट्राई टू प्रमोट द ट्रेड मोनोपोली इन द इंडियन स्टेट। अब आपको ये याद रखनी है कि एस्टेब्लिश ब्रिटिश परमोनेंसी इन इंडिया विदाउट एनेक्सेशन, उनका मेन मकसद था, दैट डी विल बी द राइट आंसर, एस्टेब्लिश करना है हमें ब्रिटिश पावर यहाँ पे, उसके लिए टेरिटरी चाहिए। इट क्रिएटेड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन रूलर विदाउट फॉर्मल एनेक्सेशन, एंड द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट इट वाज निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1790. द राइट आंसर इज डी. नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 20, फिर से सीक्वेंस में लगाना है। ट्रीटी ऑफ बेसिन जो हुई है 1802 में हुई है, इट वाज साइन बिटवीन द पेशवा बाजीराव सेकंड एंड द ब्रिटिश, नॉट टीपू सुल्तान. Treaty of Salabai was signed in 1782. It was signed between the Von Hastings and Madhavram II, and in the first Anglo-Maratha War. Treaty of Seringamapatnam वो तो easy है, 1792, second signed with the Tipu Sultan, not Hyder Ali. Treaty of Purandar was 1776, signed between the Raghunath Rao, Raghuba, and the British, not Bajirao II. So the right answer of this question will be a 2. Means the right answer is B.